आज की क्लास में बात करते हैं डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो भाई, डायपोल मोमेंट से पता क्या चलता है। डायपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड पता चलता है। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बात बताई थी कि कोई भी दुनिया का कोवेलेंट कंपाउंड ना ही 100% कोवेलेंट होता है और ना ही दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक होता है। ठीक है, तो जो पहला केस है कि कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसके अंदर कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, उसको हम आज पढ़ेंगे, जिसको हम डायपोल मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हम किसी भी आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है वो पता करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, जैसे होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, ये सब होते क्या है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं होम, क्योंकि ये सब बहुत यूज होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, होमोन्यूक्लियर क्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, सेम न्यूक्लियस वाले, और डायटोमिक, डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक मतलब दो आटम वाली। तो सेम न्यूक्लियस जिनका हो लेकिन दो आटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। जैसे हो गया आपका H2, N2, F2। इन सब में क्या है, देखो ये सब में क्या है, दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है। यहाँ पर देखो दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस किसका है, नाइट्रोजन का है। होमोन्यूक्लियर सेम न्यूक्लियस वाले, डायटोमिक दो है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल इनको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया होमो। अब अगर हम बात करें हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें क्या होगा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, डाई का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब आटम। तो अलग अलग न्यूक्लियस वाले, डिफरेंट न्यूक्लियस वाले दो आटम जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका HF हो गया, HCl हो गया। इसमें क्या है, देखो डाई एटॉमिक दो आटम है, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। ठीक है, और क्या, हेट्रोन्यूक्लियर है, मतलब अलग अलग न्यूक्लियस वाले। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, अलग अलग न्यूक्लियस वाले। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक क्लोरीन का न्यूक्लियस है, अलग अलग न्यूक्लियस वाले। एग्जाम्पल तमाम है यार, अब आप अपने से कितना भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई होमोन्यूक्लियर डायटोमिक और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, ऐसे ये हो गया होमो और हेट्रो। अब बात करते हैं होमोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, होमोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक। ठीक है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। ठीक है, देखो होमोन्यूक्लियर का मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, फर्क क्या होगा, जहां पे पहले दो एटम रहते थे यहाँ पे तीन एटम रहेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। होमोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है, चल रही है। जैसे बात करें ओजोन की, तो ओजोन में आप सभी को मालूम है तीन ऑक्सीजन होते हैं, तो ट्राई एटॉमिक तीन आटम हो गए। होमोन्यूक्लियर मतलब सभी ऑक्सीजन में जो न्यूक्लियस है वो सेम है, तो ऐसे ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और जैसे हम बात करें हेट्रोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो उसमें कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, उसमें आपका जैसे आ गया वाटर आ गया, अमोनिया आ गया। इन सब में क्या है, दो से ज्यादा आटम है। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है ना, चलो तीन ही ले लो। तो एक वाटर हो गया, और क्या ले, एक और एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। ठीक है, तो चलो ये सब कैसे होगा, ये होगा आपके हेट्रोन्यूक्लियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल। देखो यहाँ पे तीन आटम है, दो हाइड्रोजन के आटम है, एक ऑक्सीजन का आटम है, तीन आटम हो गए, और डिफरेंट न्यूक्लियस हो गया। ये दोनों सेम न्यूक्लियस वाले, ये डिफरेंट न्यूक्लियस वाला। तो डिफरेंट किसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। ठीक है, तो ये बात हो गई मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट से पढ़ने से पहले हमने पहले क्लास में भी आपको थोड़ा सा पोलैरिटी के बारे में बताया था, इस क्लास में भी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो देखो पोलैरिटी आती कैसी है, तो देखो हमारा जो
टॉपिक है डायपोल मोमेंट, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे, क्योंकि हमको कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर ही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो पहले बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, क्यूल्स। जैसे हम एग्जांपल ले लें, सिंपलेस्ट एग्जांपल H2, उसमें होगा क्या, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ठीक है। तो देखो, जब आपका दोनों आइटम किसी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर दोनों आइटम सेम रहते हैं, तो जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड के एकदम बीच में होता है, बॉन्ड के एकदम बीच में होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचता है और ये हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींचता है। जिस फोर्स से दोनों अपनी तरफ खींचते हैं वो बराबर होता है, ठीक है। जिस फोर्स से ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसी फोर्स से ये हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्या होता है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे देखो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो कोई ज्यादा नहीं खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एकदम बीच में होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर का मतलब उन जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। क्या? जिनके अंदर पोलैरिटी का मतलब सिंपल से समझो, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। अब जैसे हम बात करें अब दूसरे एग्जांपल की, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एचएफ का, ठीक है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टाइप हाइड्रोजन है, एक साइड क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो पहले के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे, वो क्या होंगे, बीच में ना होके फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, खींच लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे इस फ्लोरीन के पास चार इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या बढ़ जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव का मतलब खराब बात, तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो हल्का सा शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोरीन की तरफ, उसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर हल्का सा निगेटिव चार्ज आता है। और जो ये हल्का सा निगेटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल निगेटिव, हल्का सा। देखो जैसे जब NaCl की बात करें तो उसमें क्या होता है, सोडियम अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकाल देता है। वही इलेक्ट्रॉन को आपका क्लोरीन लेके क्या कर लेता है, Cl- का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे देखो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे पूरा +1 और -1 चार्ज आता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस हल्का सा ट्रांसफर हुआ, तो जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज आता है। पार्शियल का मतलब हल्का सा चार्ज। तो यहाँ पे देखो हल्का सा नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा था। और यहाँ पे क्या आएगा, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हल्का मतलब बहुत ही नॉर्मली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया। तो देखो ऐसी कंपाउंड जिनके अंदर इक्वल अपोजिट चार्ज आ जाए, उनके अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब दो पोल वाले, मतलब दो डायरेक्शन वाले। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ में नॉर्थ साउथ पोल होता है, वैसे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। इक्वल एंड अपोजिट जब चार्ज किसी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका पोलैरिटी का बर्थ होता है। क्या? पोलैरिटी का बर्थ होता है। कैसे होता है, जब किसी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, देखो नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी जन्म ही नहीं लगी, क्यों, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दोनों का सेम होता है, वहां पे पोलैरिटी आएगी नहीं। पोलैरिटी सिर्फ कहाँ आती है, नॉन पोलैरिटी सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे EHF की बात कर लो या Cl की बात कर लो या HBr की बात करो, ऐसे में जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए वहां पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे पोलैरिटी का जन्म होता है, ठीक है। तो देखो ये बात हो गई कि इसकी पोलैरिटी के बारे में, ठीक है।
कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनते हैं। और जब कोई भी बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बनता है, तो उस उन दोनों आटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता। ठीक है, जैसे कोई ए बी मॉलिक आटम है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ना इसके ऊपर चार्ज आएगा ना इसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो NaCl जब बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब क्या? ये हल्का क्या अपने अंदर आयनिक कैरेक्टर को ला लिए। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर को ला लिए। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चार्ज नहीं होता क्योंकि वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, इस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपका कुछ अमाउंट पे आयनिक कैरेक्टर अब आ चुका है। तो वही आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करना को हम क्या बोलते हैं? उसी आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। क्या? म्यू, डाइपोल मूवमेंट। ये किसके बराबर होता है? ये होता है क्यू। क्यू लिखो, चलो ठीक है, क्यू मतलब चार्ज इंटू डी। ठीक है, देखो बुक में कई जगह ई इंटू डी लिखा हुआ है। ई का मतलब भी चार्ज होता है, क्यू का मतलब भी चार्ज होता है। ठीक है, आप जो मन तो यूज करो। देखो यहाँ पे क्यू क्या होता है? क्यू होता है चार्ज। ठीक है, क्यू क्या होता है? चार्ज। और डी क्या होता है? डी होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये फ्लोरीन है, तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक के जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डी। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं? जनरली डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं, यहाँ तो नोट करो पहले। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे डाइपोल मोमेंट के यूनिट के बारे में। ठीक है, तो देखो जनरली जब आप चार्ज को क्या करोगे? चार्ज को किस में रखे हैं? ESU में रखो। हाँ, चार्ज को देखो, आपका जो 1 कूलाम होता है वो 4.18 इंटू 10⁻18 ESU के बराबर होता है। ESU एक यूनिट है चार्ज को रखने की। ठीक है, तो देखो जब आप चार्ज को ESU में रखोगे और जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में रखोगे, तो जो आपका डाइपोल मोमेंट म्यू है उसका आंसर डीबाई में आएगा। क्या? डीबाई में, DEBY, उसका आंसर डिबाई में आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो म्यू होता है उसका जनरली यूनिट हम डिबाई के अंदर प्रेजेंट करते हैं और इसका आंसर इसी में देते हैं। ठीक है, तो देखो आपको देखो क्या होगा? चार्ज जब भी कूलॉम में दिया हो तो पहले आप उसको ESU में चेंज करना। आपको डिस्टेंस जनरली एंगस्ट्रॉन में दिया रहेगा। एंगस्ट्रॉन में आप सभी को मालूम है एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो देखो क्योंकि आटम की साइज बहुत छोटी होती है यार, आपको जनरली एंगस्ट्रॉन पिकोमीटर में आपको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ मिलेगा। ये डी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमेशा एंगस्ट्रॉन या पिकोमीटर में मिलेगा। तो हम क्या करना, इसको मीटर को पहले क्या करना, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा नोट करो, जगह बनाए पहले। और थोड़ी सी बात और देख लो, देखो जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हम जहां से इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट हुआ वहां का डायरेक्शन दिखाते हैं। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो देखो जहां पे शिफ्ट होगा वहां पे हेड को रखते हैं और जहां से होगा वहां पे टेल को रखते हैं और बीच में ऐसे। तो इस कर्व्ड एरो से हम क्या करते हैं? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, कहां से? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, ऐसे समझ लो। या एक और तरीके से समझो, देखो यहाँ पे वो रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम रहेगा और यहाँ पे वो रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप जैसे मत तैसे समझो। ऐसे पहला क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन जहां पे शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में एरो बनाओ, या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में एरो बनाओ। ठीक है, तो ये बात हो गई जब आपके पास सिर्फ 2 आटम हो और दोनों क्या हो? हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक वाले हो। तो देखो जब क्या हो जाए, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ, यहाँ हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। क्या? हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। अगर कोई ऐसा केस आ जाए आपके पास डाइपोल मूवमेंट के 2 डायरेक्शन आ जाए, देखो यार आपने वेक्टर तो पढ़ा हुआ है, देखो थोड़ा सा पहले जगह बना दे। ठीक है, आपने देखो
वेक्टर हमें पूरा पढ़ा हुआ है कि वेक्टर हमेशा वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो आपको मालूम होगा। अगर क्या हो आपके पास दो डायपोल के डायरेक्शन आ जाए, ये एक इस डायरेक्ट, ये ए ले लो, यहाँ पे कोई बी एटम, यहाँ पे कोई सी एटम, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ जाए और एक इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ जाए, ठीक है। तो आपको मालूम है डायपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, वेक्टर की तरह ऐड होगा। तो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इनके बीच में एंगल थीटा हो गया, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। क्योंकि देखो वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, आपका जो रिजल्टेंट होता है, यहाँ पर दिख रहा है, जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट इसके डायपोल मोमेंट, जो ए से बी की तरफ हमने डायपोल मोमेंट बनाया है उसको म्यू वन बोल देते हैं, ठीक है। और जो ए से सी की तरफ जो हमने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाया है उसको म्यू टू बोल देते हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा के बराबर, जहां पे कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन म्यू वन एंड म्यू टू। ये जो म्यू वन है और ये जो म्यू टू है उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर ऐसा केस है जब आपके पास दो डायपोल मोमेंट जनरेट हो, जिससे क्या होगा, दो डायरेक्शन बनेंगे आपके, एक ये म्यू वन एक ये म्यू टू, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उनके बीच से निकलेगा, आप सभी को मालूम है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसा होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है। ये सब आपने क्लास 11 में बहुत किया होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलो तो इनको भी नोट कर लो। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो डायपोल मोमेंट से हमको डायरेक्शन पता चलता है, किसका डायरेक्शन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का डायरेक्शन। तो उससे एक और इंपॉर्टेंट बात पता चल सकती है आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये बताता क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी ऐसे बना लेते हैं, सबके बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। आपको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो अगर हम इन दोनों के बीच डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बनाए तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ अगर इन दोनों के बीच बनाए तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो देखो इंडिविजुअल बात करें इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की, तो उनके बीच डायपोल मोमेंट हम जो जनरेट होगा उसको म्यू वन मान लेते हैं, ठीक है। और जो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच जो डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ है उसको म्यू टू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमने जो अभी को सॉल्व किया। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो 0 कब होगा आप बताओ, एक इस डायरेक्शन में है एक इस डायरेक्शन में है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कराना चाहते हैं, मतलब 0 कराना चाहते हैं, तो क्या चेंजेस करें। तो आपको मालूम है डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, जो हमने यहाँ पे, इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जो आपका ये नीचे वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, दोनों डायपोल मोमेंट, ये म्यू वन और ये म्यू टू, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे ओवरऑल जो नेट डायपोल मोमेंट होगा आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखो डायपोल मोमेंट 0 आ गया, तो तब तब दोनों इस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज किए। तो इससे क्या पता चला, जब डायपोल मोमेंट 0 तो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर होगा, दिख रहा है आपको लीनियर। इसको फॉर्मूला से चेक करना है, चलो उसको भी कर लेते हैं। तो देखो अगर हम म्यू वन और म्यू टू की बात करें तो उनके बीच कितना बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमने रिजल्टेंट का अभी फॉर्मूला क्या लिखा, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच म्यू वन बना,
और इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच म्यू2 बना, तो दोनों साइड ऑक्सीजन है। यहाँ से क्या पता चला कि म्यू1 इक्वल होगा किसके, म्यू2 के। यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो दोनों डायपोल मोमेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा, वो बराबर होगा। क्लियर हो गई बात। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जहां ये म्यू2 है वहां पे म्यू1 रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना आएगा, ये अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर, अब म्यू2 स्क्वायर है तो उसको भी म्यू1 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 म्यू1 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 कितना हो गया, म्यू1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद cos थीटा, तो cos 180, कौन cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू1 स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 म्यू1 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे -2 म्यू1 स्क्वायर है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से भी देखो रिजल्टेंट कितना आया, यहाँ से भी आपका रिजल्टेंट 0 आया, और यहाँ से सिंपली आप जो जानते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में तो 0 होगा, वहां से लगा दो, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो जैसे हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल दिया हो, मीथेन दिया हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हो, या सब6 दिया हो, या बेंजीन दिया हो, इन सभी का डायपोल मोमेंट 0 आता है। वो क्या इंडिकेट करता है कि इन सब के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, जिससे क्या होगा, जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। देखो जैसे BF3 की बात करते हैं, तो आपको मालूम है BF3 कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं इस फ्लोरीन और इस बोरॉन के बारे में। तो देखो क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। इसकी बात करें तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, बोरान से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। इसकी बात करें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी बात करें, इसकी और इसकी बात करें, तो ये देखो क्या है, एक दूसरे से सपोज कर लो यहाँ पे थीटा डिग्री है, ठीक है, एक दूसरे से थीटा डिग्री पे अरेंज है, तो इनका क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगेगा। वो क्या होगा, उनका वेक्टर एडिशन लगाओगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे 20 से निकलेगा। आप सभी को मालूम है रिजल्टेंट हमेशा 20 से निकलता है। तो क्या होगा, इन दोनों को, इसको हम क्या कर ले, म्यू1 मान दे, इसको म्यू2 मान दे, और इसको म्यू3 मान ले, ठीक है। तो देखो जब हम म्यू1 म्यू2 को सॉल्व कर लिए तो आपके पास यहाँ पर रिजल्टेंट म्यू आ गया, रिजल्टेंट म्यू आ गया, तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच से ये रिजल्टेंट लगा लेते हैं, क्या ये आर म्यू है रिजल्टेंट। अब क्या हो गया, ये म्यू1 और म्यू2 का खेल खत्म हो गया, क्योंकि इनको सॉल्व करके हमने रिजल्टेंट निकाल दिया। तो देखो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, और जो आपका म्यू3 है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, दोनों डायपोल मोमेंट, ये आर रिजल्टेंट वाला और ये म्यू3 वाला एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे क्या पता चला कि इस डायपोल, इस मॉलिक्यूल का, किसका, BF3 का डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है। क्लियर हो गया। तो देखो 0 है, जिससे इसका क्या और पता चला कि जो आपका BF3 है वो ट्रायंगुलर प्लेनर में एक दूसरे को सिमेट्रिकल अरेंज किया हुआ है, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में एक दूसरे को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके मीथेन के बारे में। तो आप सभी को मालूम है मीथेन का भी डायपोल मोमेंट 0 होता है। कैसे होता है, देखो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे और सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पे ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो देखो यार ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फिर देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल हमारे पास डायपोल मोमेंट कितना आ गया, ओवरऑल हमारे पास डायपोल मोमेंट 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, इससे पता चलता है कि मीथेन भी अपने एटम्स को सिमेट्रिकल अरेंज किया हुआ है। सिमेट्रिकल मतलब जहां पे ये है उसके जस्ट अपोजिट में ये है, जहां पे ये है उसके जस्ट अपोजिट में ये है, ठीक है। ये बात हो गई इसके बारे में। और इसी में अगर CCl4 के देखें हम, सी Cl और Cl, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के मुकाबले कम होता है, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से जाएगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इनकी बात करें तो इस डायरेक्शन में, इन दोनों की बात करें तो इस डायरेक्शन में,
इन दोनों की बात करें तो इस डायरेक्शन में, तो देखो ये वाला इनको कैंसिल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वाला इनको कैंसिल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। म्यू नेट कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एटम्स का। ये सब 6 की बात करें तो यस और उससे जुड़े 6 फ्लोरीन, यफ 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 यफ, और ये यफ और ये यफ। देखो यार ये सब 6 के बारे में हमने आपको बहुत बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी थी, थोड़ा सा और भी दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लेन है, दिख रहा है प्लेन, तो जो ये 1 2 3 4 और ये सल्फर है वो इस प्लेन के अंदर है, सल्फर बीच में, उससे चारों फ्लोरीन अगल बगल जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसको ये क्या हो गया, SF4, और जो ये 1 और ये 2 फ्लोरीन है, तो ये जो ऊपर वाला है वो वैसे प्लेन के ऊपर होता है, और जो ये नीचे वाला है वो ऐसे प्लेन के नीचे अरेंज होता है, ठीक है। तो देखो पहले चारों जो प्लेन के अंदर है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सल्फर और फ्लोरीन की बात करें तो आपको मालूम है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो इनकी बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला, और इनकी बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला, इनकी बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला, इनकी और इनकी बात करें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला। तो देखो ये जो प्लेन के अंदर है, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, यहाँ से डायपोल मोमेंट 0 आया। और ये देखो प्लेन के ऊपर एक डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ और एक प्लेन के नीचे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जनरेट हुआ, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पे कभी क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, जिससे क्या पता चला कि यहाँ पे भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है एटम्स का, जहाँ पे ये फ्लोरीन है उसके नीचे ये फ्लोरीन है, ठीक है, जहाँ पे ये है उसके अपोजिट में ये फ्लोरीन है। फिर क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन का रिंग पहले बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन हो गया, और 1 2 3 ये डबल बॉन्ड लग गया। आप सभी को मालूम है हर जगह क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो देखो इनकी बात करें तो कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इनकी बात करें तो कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ। कुछ उल्टा बोला था क्या, शुरू से देखो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, ठीक है। तो देखो ये नीचे की तरफ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है और ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये देखो ये वाला इस डायरेक्शन, नीचे दिख रहा है, हाँ ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला आपका ऊपर वाला ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये खत्म। और यहाँ पे देखो ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है डायपोल मूवमेंट, और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तीर देख लो यार, जा रहा है तो लड़के खत्म ना हो जाएंगे, डायपोल मूवमेंट ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तीर से समझ लो कि तीर बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो खत्म करके खत्म अपना एक दूसरे का पावर खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ओवरऑल आपका डायपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, जो ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन के अंदर जो भी कार्बन हाइड्रोजन है सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल अरेंज है, ठीक है। चलो इनको भी नोट करो। अब बात करते हैं देखो वाटर के बारे में, ठीक है। तो देखो जो आपका वाटर का डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.84 डिबाई, ठीक है, जो क्या बताता है यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, मतलब वाटर के अंदर जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो होता भी है, हम जानते भी हैं, अगर हम क्या करें ओ एच और एच ऐसे अरेंज करें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आया कितना है, 1.84, मतलब कि जो मॉलिक्यूल वाटर है वो लीनियर तो होगा नहीं, लीनियर नहीं होगा तो कैसा होगा, तो होता कैसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये डायपोल मोमेंट, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ये डायपोल मोमेंट। और आपको मालूम है वाटर के अंदर 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है, क्या, 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो देखो जब आपके पास आटम आ जाए और उससे जुड़ा लोन पेयर आ जाए तो जो आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो आटम से लोन पेयर की तरफ होता है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आटम ये लोन पेयर, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, यहाँ पे आटम यहाँ पे लोन पेयर, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो इनको, इनकी बात करें तो ये भी इसी डायरेक्शन में, और ये लोन आटम से लोन पेयर वाला डायपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैंसिल तो करेंगे नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं। इन दोनों की बात करो तो ये इस डायरेक्शन में और ये ऊपर वाला भी इस डायरेक्शन में, तो देखो ये भी, ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। तो देखो यहाँ पे कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल सभी की बात करें चारों की, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, चारों की बात करें तो देखो इनकी इनकी बात कर रहे हैं तो ये ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं। जब इनका रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हो गया। वो किसकी डायरेक्शन में गया, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में गया, क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब क्या है, नीचे वाले भी ऐसे ही हैं, उनका भी रिजल्टेंट लोगे तो यहाँ से बीच से निकलेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में, क्या, वो भी आपका इसी डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में निकला। और देखो अब यहाँ पे ये म्यूनेट है और ये भी म्यूनेट है, ये भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को तो कैंसिल करेंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में। तो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी, वो कितना आती है, जो आपका इन दोनों को सॉल्व करके डायपोल मोमेंट नेट आता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो होता है 1.84, जो क्या बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बेंट डिस्ट्रीब्यूशन या बेंट शेप बोल दो, ठीक है, क्योंकि वाटर कैसा होता है, बेंट शेप का होता है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट की बात करें, इसकी, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा डायपोल मोमेंट है, उसको म्यू1 बोलो, और इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन के बीच जो डायपोल मोमेंट है उसको म्यू2 बोलो। तो अगर इसकी बात करें तो इसका वैल्यू आता है 1.54 डिवाइड, और इसका भी वैल्यू आता है 1.54 डिवाइड, ठीक है। ये 1.54 आ गया। फिर ऑक्सीजन से लोन पेयर ओवरऑल जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास 1.84 आता है, ठीक है। चलो इनको भी नोट कर लो। देखो बुक में यहाँ पे 1.60 दिया हुआ है, तो हम भी वही कर लेते हैं, ठीक है। हम अलग से नहीं लिखते हैं, जो हमारे पास बुक में दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। और एक और बात बच रही थी, जब डायपोल मोमेंट 1.84 आ गया तो इसकी इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी पता चल सकता है। तो देखो जब लीनियर होते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो बेंट है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल आपका होगा, बॉन्ड एंगल बॉन्ड्स के बीच का एंगल, लोन पेयर के बीच का नहीं। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है बॉन्ड्स के बीच का एंगल, वो कितना होगा, 104 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। चलो नोट करो।